वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने कहा था कि बच्चे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एसआरपी वैल्यूज, उसका जो ट्रेंड है उसको आपने एक बार पढ़ना है, देखना है, समझना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए ये काम आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से एंड आई होप द ऑडियोज एवरीथिंग इज परफेक्ट। चलिए, तो ट्रेंड्स इन द M2 पॉजिटिव से M पे जाना है आपको, मतलब रिड्यूस होना है 2 पॉजिटिव स्टेट से मेटल में जाने के लिए। तो बेटा SRP की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, मतलब 2 पॉजिटिव से M में जाना है और SRP की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि वो आयन मेटल फॉर्म में जाना चाहता है, वो रिडक्शन शो करना चाहता है। तो मतलब उसका मेटल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, तो वो चाहता है कि मैं जल्दी से आयन फॉर्म से मेटल फॉर्म में जाऊं। और अगर ये नेगेटिव है तो वो बोल रहा है कि नहीं नहीं यार मेरे को नहीं जाना। तो पॉजिटिव का मतलब कि हाँ मेरी इच्छा है, नेगेटिव का मतलब कि नहीं मेरा मूड नहीं है। ठीक है, मूड क्यों नहीं है? क्योंकि उसको लग रहा है कि M2 पॉजिटिव ही उसके लिए ज़्यादा स्टेबल स्टेट है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ ऑब्जर्व्ड वैल्यू और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसका हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखना है इस टेबल में। तो देखिए, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू मैच कर रहे हैं स्टार्टिंग में। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? आयरन के बाद कोबाल्ट और निकल में अगर आप देखेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू थोड़ी क्या है, हायर साइड पे है, मतलब टुवर्ड्स द पॉजिटिव। ओके, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो था कि यार थोड़ा कम होना चाहिए था, पर ऑब्जर्व्ड वैल्यू में थोड़ा ज्यादा आ गया। तो ये एक्सेप्शन हम देखेंगे कि क्यों आ रहा है। और यहां पर जो डिप आ रहा है मैंगनीज के केस में 2 पॉजिटिव में, ये क्यों? अब ठीक है, आपको भी पता ही है वैसे, मैंगनीज 2 पॉजिटिव से मैंगनीज जाने की इच्छा होगी क्या उसकी? मैंगनीज की सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो 2 पॉजिटिव से मैंगनीज में जाने की टेंडेंसी नहीं रखेगा। तो चलो, क्यों नहीं रखेगा इसको भी देखते हैं। तो टाइटेनियम -1.63, मतलब ये बोल रहा है कि बॉस मैं +2 में स्टेबल हूँ। वेनेडियम -1.18, बोलता मैं भी स्टेबल हूँ, पर हाँ उतना स्टेबल नहीं जितना टाइटेनियम है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू मतलब उतनी ही कम इच्छा है उसकी रिड्यूस होने की। क्रोमियम और कम हो रहा है, मतलब धीरे धीरे वैल्यू पॉजिटिव की तरफ चल रही है। मैंगनीज सडनली नेगेटिव हो गया, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा था उसके अकॉर्डिंग तो मैंगनीज की वैल्यू थोड़ा और जीरो के क्लोज होना चाहिए था। ये क्यों हुआ, चलिए इसके बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद भी जो आपका क्यों मूव करता जा रहा है, उसके बाद भी जो वैल्यूज हैं लगातार जीरो की तरफ जा रहे हैं। कॉपर के लिए सडनली कुछ ज़्यादा पॉजिटिव हो गया और जिंक के लिए सडनली फिर नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो जिंक का -0.76 जो वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, उसका मतलब है कि जिंक 2 पॉजिटिव में ज़्यादा रहना प्रेफर करता है। अब देखो, यहां पर आपके पास इस पर्टिकुलर टेबल में एलिमेंट के लिए डेल्टा एच एटमाइजेशन भी मेंशन्ड है। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी मेंशन्ड है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी भी मेंशन्ड है, हाइड्रेशन भी मेंशन्ड है। और मैंने कहा था ये सारे की सारी एनर्जीज को कंसीडर करना पड़ता है जब हमें एसआरपी की वैल्यू निकालनी होती है ओवरऑल। तो एक्सेप्शन कहाँ पे आ रही थी? एक तो आ रही थी हमारे पास मैंगनीज के केस में, तो वैल्यूज ऑफ E0 फॉर मैंगनीज एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। क्योंकि मैंगनीज में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीरो के ज़्यादा नज़दीक होगी, जिंक में भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा पॉजिटिव होगी, पर उन दोनों में नेगेटिव था। तो ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ मैंगनीज 2 पॉजिटिव एंड जिंक 2 पॉजिटिव आयंस, क्यों ज़्यादा स्टेबल है वो? क्योंकि मैंगनीज 2 पॉजिटिव में एग्जैक्टली हाफ फील्ड डी सबशेल है D5, और जिंक 2 पॉजिटिव में परफेक्टली फील्ड D10 कन्फिग्रेशन, इसलिए ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स कुछ ज़्यादा स्टेबल है। देन रेगुलरिटी क्यों नहीं है भैया इसमें? ऊपर जो ट्रेंड था उसमें रेगुलरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखो, वो जो एसआरपी है वो एटमाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। और इन वैल्यूज में खुद में कोई रेगुलरिटी नहीं है। मतलब अगर आप IE1 + IE2 का देखोगे ट्रेंड, तो उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन है, तो उसकी वजह से जो ओवरऑल एसआरपी की वैल्यूज आएंगी उसमें भी आपको इरेगुलरिटी देखने को मिलेगी। थर्ड पॉइंट देख लीजिए, एसआरपी वैल्यूज आर लोअर इन मैग्नीट्यूड कंपेयर टू द एस ब्लॉक मेटल्स। अब ये एस ब्लॉक मेटल तो मतलब टॉप पे है ना रिडक्शन पावर के, रिड्यूसिंग एजेंट्स तो बेस्ट लेवल के हैं वो। मतलब वो बोलते हैं कि हमें तो भैया M पॉजिटिव में ही रहना है, कि अल्कली वालों के लिए क्यों रहना है? क्योंकि वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन में आ चुके हैं एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद। या अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद नोबल गैस कन्फिग्रेशन में आ चुके हैं, राइट? तो यहां पर एसआरपी वैल्यू उतनी लोअर नहीं है, डी ब्लॉक वालों में उतना लोअर नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपेरेटिवली हाई एटमाइजेशन एनर्जी भी और आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा है, जो इनपुट है वो ज़्यादा है एनर्जी का। जिंक हैज़ अ लो डेल्टा एच एटमाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ
हाँ मुझे लगा ही था कुछ तो ये ना ऊपर नीचे शिफ्ट करने से गड़बड़ हुई है। ठीक है चलो तो एक काम करते हैं, इसको उड़ाना ही पड़ेगा। यस आई हैव शिफ्टेड अ फ्यू पेजेस अप एंड डाउन, जिसकी वजह से आई थिंक कुछ ज़्यादा ही ठीक है। तो चलो अभी डिटेल में थ्योरी वैसे भी नहीं करनी अपने को, है ना, तो इस वाले पार्ट को भी हटाओ। यस तो कॉपर हैज़ अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द SRP प्लस 0.34, इसलिए कॉपर जनरली +2 पॉजिटिव में रहना प्रेफर नहीं करता, वो जल्दी से जल्दी कॉपर में रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है तो इसीलिए हम जानते हैं कि कॉपर मेटल के सॉल्यूशन में, सॉरी कॉपर अगर एसिड के सोल्यूशन में होगा, मतलब एसिडिक सोल्यूशन में होगा, तो वहां से हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो जाएगा रादर देन कि H पॉजिटिव आयंस को रिड्यूस कराए। तो आपको पता है ना एसिडिक सोल्यूशन से H2 गैस कौन रिलीज करवाता है? जिसका SRP नेगेटिव होता है, कॉपर का तो पॉजिटिव है। तो कॉपर एसिडिक सोल्यूशन से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करवाएगा, लिबरेट नहीं करवाएगा। ठीक है एंड अब कॉपर का पॉजिटिव वैल्यू क्यों आता है? व्हाट इज द रीजन? डिस्ट्रक्टिव मेटल। तो कॉपर के लिए पॉजिटिव SRP का एक रीजन ये है, द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म कॉपर से लेकर कॉपर टू पॉजिटिव बनाना, मतलब इसकी जो दो आयनाइजेशन एनर्जीज हैं उनकी वैल्यू कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होगी। तो दैट इज व्हाई इट विल नॉट बी बैलेंस्ड बाय द हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इसलिए बोल रहा है कॉपर की भैया मेरे को मेटल में ही रहने दो, मेरे को आयनिक फॉर्म में जाने की इच्छा उतनी नहीं है, क्योंकि खर्चा बहुत हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन निकालने का, पर हाइड्रेशन में अपने को उतना मुनाफा होगा नहीं, तो इधर ही रहते हैं। ठीक है अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सॉल्ड एग्जांपल है, तो एनसीईआरटी के ना सॉल्ड एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई इज क्रोमियम 2 पॉजिटिव रिड्यूसिंग एंड मैंगनीज 3 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग? ठीक है मैंगनीज 3 पॉजिटिव क्यों ऑक्सीडाइजिंग हो गए? तो क्लियरली आपको पता है कि मैंगनीज 3 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग कर रहा है ना, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस होगा, तो खुद एक इलेक्ट्रॉन गेन करके मैंगनीज 2 पॉजिटिव में जाएगा, और 2 पॉजिटिव में D5 है जो कि स्टेबल है, राइट। और क्रोमियम 2 पॉजिटिव की रिड्यूसिंग क्यों है? क्योंकि क्रोमियम +3 में जाना चाहता है, जो उसकी ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्यों? क्रोमियम 3 पॉजिटिव में क्या होता है? हाफ फिल्ड T2G लेवल। ठीक है क्योंकि ये D4 से लेके D3 पे आ जाएगा, और D3 पे आ जाएगा ये, तो इट विल हैव अ हाफ फिल्ड T2G लेवल, जो कि ज़्यादा स्टेबिलिटी इसको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में जाने की टेंडेंसी है। अब जिसका 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है वो 2 पॉजिटिव में नहीं जाना चाहेगा, और जिसका 3 पॉजिटिव कम स्टेबल है वो 2 पॉजिटिव में जाना चाहेगा, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो देखो टाइटेनियम के लिए नेगेटिव है, वेनेडियम के लिए नेगेटिव, इसके लिए नेगेटिव है, मतलब ये तीनों 2 पॉजिटिव में नहीं जाना चाहते, तो इन तीनों के लिए +3 ज़्यादा स्टेबल स्टेट है। लेकिन मैंगनीज आयरन कोबाल्ट के लिए वैल्यू पॉजिटिव है, तो इनके लिए 2 पॉजिटिव वाली ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव वाली से ज़्यादा स्टेबल है, तो इतना आप बता सकते हो। फाइन चलो फर्स्ट डायग्राम आपको पहले मैं दिखा चुका हूं, उसके बारे में और ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट दिस वन, ये टेबल आप रेफर कर सकते हो किसके लिए, कि कौन कौन सा मेटल किस किस टाइप के ऑक्साइड्स बनाता है ना। जैसे ये आपका स्ट्रक्चर हो गया Mn2O7 का, स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि बार एग्जाम में क्या आता है, सिंपल स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं कि Mn2O7 में कितने मैंगनीज 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 बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? नहीं है। मैंगनीज ऑक्सीजन मैंगनीज बॉन्ड है, पर मैंगनीज मैंगनीज के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, तो किसी भी फॉर्म से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है अब यहाँ पर हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन दीज फॉलोइंग? अब अगेन ऑक्सीडाइजिंग पावर किस पे डिपेंड करती है? कि उसका खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी कितनी ज़्यादा है, और वो इस पर डिपेंड करेगा कि रिड्यूस होकर जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो जाएगा वो कितनी ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है तो KMnO4 का आपको मैंने बताया था, KMnO4 में +7 बहुत ऊपर और +2 बहुत नीचे है, ये जितना बड़ा गैप होगा उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी होगी इसकी 7 से 2 में जाने की, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, इसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा जब ये 7 से 2 में जाएगा। तो ये बेटा जितना बड़ा गैप होता है, जैसे क्रोमियम का 6 से 3 में जाने पर इतना सा है, तो KMnO4 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंपेयर टू K2Cr2O7। ठीक है तो कहाँ से कहाँ जा रहे हो आप, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है डेल्टा जी का, ये आपको बताएगा कि कौन सा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन सा नहीं है। ठीक है तो चलो इन टेक्स्ट क्वेश्चन ये या सॉल्व एग्जांपल तो एटलीस्ट कर ही लेना। ठीक है इसको तो पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। देन कलर आपको पता है, हमने पढ़ा होता है कि कलर के तो डिफरेंट, वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, पर जो मेन रीजन हमने पढ़ा होता है कलर के लिए दैट इज डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि लोअर डी ऑर्बिटल से
अपर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डी डी ट्रांजिशन। तो ऊपर जगह खाली भी तो होना चाहिए ना, अगर ऊपर सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, ऊपर कोई जगह ही नहीं है, कोई ऑर्बिटल खाली ही नहीं है या पार्शियली एम्प्टी भी नहीं है, मतलब हाफ फिल्ड भी नहीं है, तो ऊपर जा ही नहीं सकते। तो जहां पर D10 कन्फिग्रेशन होगी ऊपर सब भरा होगा, ऊपर सब भरा होगा तो डी डी ट्रांजिशन हो नहीं सकती, राइट। तो D0 में भी नहीं हो सकती और D10 में भी नहीं हो सकती, ठीक है। D0 और D10 दोनों में ही डी डी ट्रांजिशन नहीं हो सकती, क्योंकि D में कुछ होगा तब तो ऊपर जाएगा, तो D0 में तो कोई भी नहीं है और D10 में जगह ही नहीं है ऊपर। तो इसके अलावा जितने भी, तो देखो D0 वाले कलरलेस, कोई कलर शो नहीं कर रहे, इवन D10 वाला देखो जिंक 2 पॉजिटिव कलरलेस, जबकि बाकी सभी कलर शो करते हैं। और ये कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है कि एब्जॉर्ब लाइट कौन सी थी और रिफ्लेक्टेड लाइट कौन सी है, ठीक है, मतलब ट्रांसमिटेड लाइट कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमेशा आता है। देन कैटालिटिक प्रॉपर्टी, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड बहुत ज़्यादा कैटलिस्ट एज अ, मतलब कॉमनली यूज एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पर आपको याद क्या करना है, हेबर प्रोसेस में कौन था, है ना, ये वाली इंफॉर्मेशंस। तो ये आपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, तो अभी इसको दोबारा से रटने की जरूरत नहीं है। सरफेस केमिस्ट्री में प्रॉपर टेबल दिया था हमने, वो कवर भी किया था, उसको कर लेना। इसमें सबसे ज़्यादा पार्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, देखिए, यस ये वाला, क्योंकि ये रिएक्शन एनसीईआरटी ने मेंशन कर दिया है। तो रिएक्शन मेंशन करने का मतलब है कि मतलब ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट और ये पूछी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, आयरन 3 पॉजिटिव जो है इट कैटलाइजेज द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड पर सल्फेट आयंस, कि आयोडाइड और पर सल्फेट के बीच में जो रिएक्शन होता है उसमें आयोडीन प्लस सल्फेट आयन बनते हैं। तो इसको कैटलाइज कौन करता है, Fe3 पॉजिटिव, बस इतनी सी चीज़ पूछी जा सकती है। तो Fe3 पॉजिटिव पहले आयोडाइड से रिएक्ट करके Fe2 पॉजिटिव बना रहा है, फिर Fe2 पॉजिटिव पर सल्फेट से रिएक्ट करके Fe3 पॉजिटिव प्लस सल्फेट दे रहा है। तो Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, फिर वापस Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि कैटलिस्ट रिमेन्स अनयूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। दीज आर द कैटेगराइजेशन और द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स, कि एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से हैं, बेसिक ऑक्साइड्स कौन से हैं और एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स कौन से हैं। तो चलो मान लिया कि आपको तीनों याद नहीं रह पाएंगे, आप एटलीस्ट एसिडिक तो याद रख सकते हो, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इन तीनों इकट्ठे गए। और जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ती चली जाती है ना, ऑक्साइड एसिडिक होता चला जाता है। तो Mn2O7 से ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो नहीं लग सकती थी इसमें, तो मैंगनीज के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन वाला जो ऑक्साइड है वो Mn2O7 है, ठीक है। फिर वेनेडियम का V2O5 है, क्रोमियम का CrO3 कर लो, CrO5 भी कर सकते हैं, क्योंकि CrO5 में भी आपके नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन वही +6 ही है। क्रोमियम में भी +6 है, CrO5 में भी +6 है, ठीक है, ओके। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो एम्फोट्रिक और एसिडिक जो ये याद कर लोगे तो बेसिक ऑटोमेटिकली जो बचेंगे वो सारे बेसिक होंगे, पर ये दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो एसिडिक और एम्फोट्रिक आपको याद करने पड़ेंगे लिख के, ठीक है। चले नेक्स्ट, मिक्स ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होता है, जो दो ऑक्साइड की कॉम्बिनेशन से बना हो, दो तरह के में भी कैटायंस वहां पे प्रेजेंट हो, जैसे CuMO4, यहाँ पे कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस मॉलिब्डेनम ऑक्साइड है, ZnFe2O4, जिंक ऑक्साइड प्लस Fe2O3, Fe3O4 में FeO प्लस Fe2O3 है, मतलब आयरन +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Mn3O4 2MnO प्लस MnO2, ये भी पता होना चाहिए किस रेशियो में कौन कौन से ऑक्साइड मिलकर मिक्स ऑक्साइड बनाते हैं। और ये एक्चुअली पी ब्लॉक का है, Pb3O4, पर क्योंकि मिक्स्ड ऑक्साइड था तो मैंने कहा साथ में लिख देते हैं 2PbO प्लस PbO2। स्पाइनल स्ट्रक्चर ये सारे सारे आपने सॉलिड स्टेट में पढ़े होते हैं, ठीक है। तो दिस आर स्पेशल टाइप ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड्स in which the oxygen atom constitutes the FCC lattice and the metal ions occupy the interstitial। तो इतना पता होना चाहिए आपको कि क्या क्या है, ऑक्सीजन एटम FCC साइड्स के ऊपर है तो इफेक्टिव 4 ऑक्सीजन हुई, और मेटल आयंस कहाँ पर है, इंटरस्टिशियल्स के ऊपर है, जैसे ZnFe2O4 नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जो आपका ऑक्साइड है वो तो FCC साइड्स के ऊपर होगा, तो उनको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, पर जो Fe3 पॉजिटिव आयन है वो ऑक्टेडल वॉइड और जिंक 2 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टेडल वॉइड आर बिगर देन टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो ये देख लेना, राइट। 3 पॉजिटिव यहाँ पर ऑक्टेडल में, 2 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल में, और जो इनवर्स स्पाइनल होता है उसमें 3 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल में होता है। तो वॉइड्स काइंड ऑफ इंटरचेंज हो जाते हैं कि 3 पॉजिटिव यहाँ टेट्राहेड्रल में आ गया और 2 पॉजिटिव आपका ऑक्टेडल में आ गया, तो दैट इज योर इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। सॉल्ट्स कंटेनिंग ऑक्सीजन आयंस ऑफ मेटल, इसको पढ़ लेना, ठीक है, नथिंग फॉर मी टू डिस्कस हियर। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो K2Cr2 और KMnO4 दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को मैं डिस्कस करूंगा आगे की रिएक्शन में, आपको नोट्स की फॉर्म में दे दूंगा ताकि आप उनको पढ़ लो, क्योंकि देयर इज नथिंग फॉर मी टू एक्सप्लेन, बट ये दो कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो K2Cr27 देखिए, क्रोमाइट ओर से हमें मिलते हैं क्रोमेट्स और उससे बनाते हैं फिर हम डाइक्रोमेट्स। ओके, तो देखिए क्या रिएक्शन है आपके पास, क्रोमाइट और आपके पास आ गया FeCr2O4, इसको आपने सोडियम कार्बोनेट प्लस ऑक्सीजन से ट्रीट किया, ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन हेयर, और यहाँ पर आयरन आपका प्लस, सॉरी आयरन क्रोमियम आपका +3 में है, एंड दिस इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू +6 Na2CrO4, तो ये क्रोमेट में कन्वर्ट हो गया, येलो कलर के कंपाउंड। ठीक है, तो ये येलो कलर का सोल्यूशन आएगा क्रोमेट का। अब इस क्रोमेट को, येलो सोल्यूशन ऑफ क्रोमेट इज फिल्टर्ड एंड एसिडिफाइड विद H2SO4, और एसिडिफाई करने के बाद ये किस में कन्वर्ट होता है, ऑरेंज कलर के डाइक्रोमेट में। तो क्रोमाइट से क्रोमेट बना एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करवा के। ठीक है, तो क्रोमाइट को O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करके क्रोमेट बने, और क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में डालोगे तो उससे आपको ऑरेंज कलर का डाइक्रोमेट सॉल्यूशन मिलेगा। और अब भी क्या मिला आपको, पहले मिला आपको सोडियम डाइक्रोमेट, क्योंकि आपने लिया था यहाँ पे Na2CO3 लिया था, जिसकी वजह से Na2CrO4 आपको मिल रहा था, सोडियम क्रोमेट में आपको मिल रहे थे। अभी आपको बन गया सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट इज एक्चुअली मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो मोर सॉल्युबल है, तो अगर आपको क्रिस्टलाइज करना है तो सोडियम डाइक्रोमेट इज नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि वो तो जल्दी से घुल जाता है, उसके तो क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो क्रिस्टलाइज करना है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना इज अ गुड ऑप्शन। तो हम क्या करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट को KCl से ट्रीट करते हैं, तो दैट विल गिव यू K2Cr27 + 2NaCl, दैट इज ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको मिल जाएंगे, क्योंकि लेस सॉल्युबल था तो क्रिस्टलाइजेशन आराम से हो पाएगी। ओके, इसीलिए हम जनरली K2Cr27 ज़्यादा यूज भी करते हैं, बिकॉज इट इज यूज एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड over Na2Cr27 in volumetric titration or estimation, because sodium dichromate is hygroscopic, मॉइस्चर बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जबकि पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं करता। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रॉपर्टीज, ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन कंपाउंड, मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट फ्रीली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ठीक है, लिबरेट्स O2 ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो ये आ गया आपका K2Cr27 को स्ट्रांगली हीट किया तो K2CrO4 क्रोमेट प्लस Cr2O3 + 3/2O2। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वो कंपाउंड्स हैं जिनको हीट करने पे ऑक्सीजन मिलती है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो डाइक्रोमेट को हीट करने पे आपको मिल रहा है क्रोमेट प्लस Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन, एंड अल्कली के साथ ट्रीट करोगे क्रोमेट। तो क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में डाला तो डाइक्रोमेट बने थे, डाइक्रोमेट को अल्कलाइन मीडियम में डाला तो वापस से क्रोमेट मिल गया, मतलब एसिडिक और अल्कलाइन में से करके इनको वापस एक से दूसरे में, दूसरे से पहले में कन्वर्ट किया जा सकता है, इंटर कन्वर्जन की जा सकती है। तो इसीलिए क्रोमेट एंड द डाइक्रोमेट आयन दे एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम एंड आर इंटर कन्वर्टिबल बाय अल्टरिंग द pH ऑफ द सॉल्यूशन। तो वो हमने देखा, अल्कलाइन सॉल्यूशन में क्रोमेट ज़्यादा बनते हैं और एसिडिक सॉल्यूशन में डाइक्रोमेट की तरफ वो शिफ्ट हो जाता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसको पढ़ लेना। देर इज, मतलब मैं बोल के एक्सप्लेन करूंगा, उसमें कोई ज़्यादा स्पेशल चीज़ तो नहीं होगी। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट वन। अब ये क्रोमेट का स्ट्रक्चर है सिंपल टेट्राहेड्रल, और ये डाइक्रोमेट का, डाइक्रोमेट में बोथ क्रोमेट आर एक्चुअली, बोथ क्रोमियम एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज ओनली, बट बीच में एक ऑक्सीजन एज अ ब्रिज यहाँ पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड इस बॉन्ड की लेंथ 179 पाइकोमीटर है, जबकि जो ऑर्डिनरी इसका नॉर्मल बॉन्ड है क्रोमियम ऑक्सीजन के बीच का वो 163 पाइकोमीटर है। तो मतलब ये वाला जो ब्रिज बॉन्ड है ये लंबा है और कंपैरेटिवली वीक है। ओके, क्लियर हो गया? चलिए, देन इट्स ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है, K2Cr27 या डाइक्रोमेट आयन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि क्रोमियम +6 से +3 में ज़्यादा जाता है और 3 उसकी ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका E0 1.33 वोल्ट है, पॉजिटिव है, तो मतलब +6 से +3 में जाने की इसकी टेंडेंसी अच्छी खासी है। ओके, अभी किस किस को ऑक्सीडाइज करता है ये टेबल यहाँ पर आपको दिया हुआ है। आयोडाइड को I2 में, ठीक है, Sn2 पॉजिटिव Sn4 पॉजिटिव में, H2S को सल्फर में, Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में, सल्फाइड को सल्फेट में, है ना। तो बहुत देर से लगातार बोलते जा रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी बार पूछा भी जाता है। दिस इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयंस। तो क्लोराइड आयंस जब भी किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और आप उसमें K2Cr27 डालोगे along with concentrated acid H2SO4. So when K2Cr27 is heated with concentrated H2SO4 in the presence of chloride ions, किसी के भी क्लोराइड आयंस हो,
सॉल्यूशन में होने चाहिए। तो क्लोराइड आयंस आपको लग रहा है कि हाँ यार इस सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन शायद हैं, लेट्स चेक, है ना, टेस्ट करते हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला, थोड़ा सा एसिड डाला आपने, कंसंट्रेट H2SO4, तो वहां पे ऑरेंज रेड वेपर्स बनेंगे क्रोमाइल क्लोराइड के, और दैट विल कंफर्म कि क्लोराइड आयंस प्रेजेंट थे। ठीक है, तो क्रोमाइल क्लोराइड क्या, CrO2Cl2, उसके ऑरेंज रेड वेपर्स बनते हैं। तो क्विकली अगर आप इसको पूरे को रिवाइज करें तो क्या क्या यहाँ पे, क्रोमाइट ओर से क्या किया, Na2CO3 प्लस एयर की प्रेजेंस में हीट किया, क्रोमेट बने येलो कलर के। ठीक है, तो क्रोमाइट से क्रोमेट बना, एयर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रही है, क्रोमेट को आपने फिल्टर करके अलग कर लिया एंड एसिडिक मीडियम में डाला तो डाइक्रोमेट बना। Na2Cr27 उतना मतलब बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाता था, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक था, तो इट इज नॉट अ गुड फॉर वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशंस। तो Na2Cr27 को हमने KCl के साथ ट्रीट किया तो K2Cr27 बना, जो कि लेस सॉल्युबल है, हाइग्रोस्कोपिक भी नहीं है, तो ये आसानी से क्रिस्टलाइज कर जाता है। अब इस K2Cr27 को स्ट्रांगली हीट अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे क्रोमेट प्लस Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन। देन अगर इसको आपने लेड नाइट्रेट से ट्रीट किया तो आपके पास लेड क्रोमेट, येलो प्रेसिपिटेट, और NaCl प्लस H2SO4 से ट्रीट किया तो देखो K2Cr27 भी है, क्लोराइड आयंस भी है और H2SO4 भी है, तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हो जाएगा। तो CrO2Cl2 के ऑरेंज रेड वेपर्स आपको मिलेंगे। और वैसे यहाँ पर Na2Cr27 को अगर आप NH4Cl अमोनियम क्लोराइड से ट्रीट करते हैं तो ये अमोनियम डाइक्रोमेट बनाता है, जिसको स्ट्रांगली हीट करने पे नाइट्रोजन प्लस Cr2O3 प्लस H2O मिलते हैं। तो ये हो गया थोड़ा सा आपका काइंड ऑफ रिवीजन। ठीक है, ये एक और टेबल है, इसको देख लेना। देन मैग्नेट एंड पर मैग्नेट, हाँ ये भी बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, तो मैग्नेट एंड पर मैग्नेट, जैसे क्रोमेट और डाइक्रोमेट था, तो KMnO4 इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम MnO2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली व्हेन डार्क ग्रीन K2MnO4 इज फॉर्म्ड। देखो, तो MnO2 KOH प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने इसको ऑक्सीडाइज किया, तो MnO2 से कन्वर्ट हुआ, MnO2 में ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और KMnO4 में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आ जाएगा आपका +6 में। ठीक है, तो +4 से ये +6 में जा रहा है एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होके। तो MnO2 से K2MnO4, और K2MnO4 जो है, ठीक है, दैट विल फर्दर, हाँ ये वाला जो आपका ना, हाँ ठीक है, दिस K2MnO4 दिस विल फर्दर कन्वर्ट टू KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी याद करना है, किस सीक्वेंस में ये कन्वर्ट होते हैं। तो MnO2 फ्यूज विद KOH ऑक्सीडाइज विद एयर कर लो, KNO3 ले लो, तो MnO4 2 नेगेटिव ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। इसको इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन में तो MnO4 नेगेटिव, दैट इज KMnO4 मतलब पर्पल कलर का जो सॉल्यूशन आता है। तो लैब में जो Mn2 पॉजिटिव आयंस हैं इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए आप परसल्फेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दे आर ऑक्सीडाइज बाय परसल्फेट आयंस टू डायरेक्टली फॉर्म KMnO4। तो ये रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको साथ साथ में लिख के कर लो। तो जो भी रिएक्शन हम देख रहे हैं ना इसको पॉज करके लिख के प्रैक्टिस करो, लिखोगे तभी याद रहेगा। तो ये आपका मैंगनेट आयन और ये आपका पर मैंगनेट आयन, तो दोनों ही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स हैं। बट हाँ, आपका जो MnO4 2 नेगेटिव है मैंगनेट आयन, दिस इज पैरामैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जबकि जो KMnO4 है मतलब पर मैंगनेट आयन MnO4 1 नेगेटिव, दिस इज डायमैग्नेटिक। दिस इज वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको प्रॉपर्टीज में याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया साइज में ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, पर्पल कलर का सॉल्यूशन है पानी में घोलते ही, देखिए ये आपका KMnO4 पानी में डिजोल्व करोगे तो इस तरह का पूरा सॉल्यूशन आपका पर्पल कलर का हो जाएगा, एंड नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपका परमैंगनेट आयंस का कलर है, ये मैग्नेट का है, और ये मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 का कलर है। देन KMnO4 डिकम्पोजेज स्ट्रांगली हीट करने पे इंटू K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस ऑक्सीजन, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि KMnO4 की थर्मल डिसोसिएशन में क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, देन इसका जो इंटेंस पर्पल कलर है वो किसकी वजह से आता है, क्योंकि KMnO4 में अगर आप बोलो कि सर मैंगनीज तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 का मतलब हुआ 4s भी 0 और 3d भी 0, जब d में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो सर dd ट्रांजिशन कैसे होगी, और अगर dd ट्रांजिशन होगी नहीं तो कलर कहाँ से आएगा, क्योंकि कलर के लिए तुमने मेन कहानी पढ़ी कि dd ट्रांजिशन होना चाहिए, बट इसका जो कलर है वो dd ट्रांजिशन की वजह से नहीं होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर LMCT, याद रखना ये भी क्वेश्चन पहले जेईई में पूछा जा चुका है। ठीक है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से इसका कलर आता है। ठीक है, देन ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस ये आपको याद करने हैं।
ठीक है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है और ये किस किस स्पीशीज को किस किस फॉर्म में ऑक्सीडाइज कर देता है। देयर इज नथिंग फॉर मी टू एक्सप्लेन हियर एज वेल। और KMnO4 को जहां पर भी HCl या क्लोराइड आयन हो वहां पर क्यों नहीं यूज करते टाइट्रेशन में, क्योंकि ये क्लोराइड को ही ऑक्सीडाइज कर देता है। क्योंकि KMnO4 को जस्ट एज अ इंडिकेटर काम करना था, इसको घुसना नहीं था रिएक्शन के बीच में, पर अगर क्लोराइड आयंस होंगे या HCl होगा तो ये उसको ऑक्सीडाइज कर देगा Cl2 में। इसलिए कहीं पर भी अगर HCl एज एसिड यूज किया जा रहा है तो KMnO4 उसमें आप रिएक्शन में एज ए इंडिकेटर यूज नहीं करते। ठीक है, चलिए तो अभी आगे के सारे जो है ये रिएक्शन आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आपको बस पढ़ लेने हैं, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट ठीक है पढ़ लेना इनको। ठीक है, हाँ इसका मैं ठीक है मेंशन करके आंसर मेंशन करके फिर ही दूंगा नोट्स। ओके, तो ये सिल्वर के रिएक्शंस हैं, ये AgNO3 के सारे रिएक्शंस हैं, क्या क्या प्रेसिपिटेट्स बने उनके कलर्स क्या हैं, काम आएगा। कॉपर सल्फेट की रिएक्शंस, ओके, FeSO4, ग्रीन विट्रियोल। ओके डन। चलिए, और ये विट्रियोल डिफरेंट टाइप के विट्रियोल्स कौन कौन से होते हैं इसकी लिस्ट है, तो नोट से आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प मिल जाएगी। एंड F ब्लॉक एलिमेंट की बात कर लेते हैं। F ब्लॉक एलिमेंट में क्या करना है, F ब्लॉक में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। F ब्लॉक में मेनली आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, फिर जो इरेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछी जाती है। लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक है वो पूछी जाती है। ठीक है, तो ये आपको मेंशन है यहाँ पे कि लेंथेनाइड कहाँ से कहाँ तक मेंशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, और इसमें क्योंकि एनर्जीज बहुत क्लोज हैं और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज भी कंपैरेटिवली छोटा हो गया है। ठीक है, तो एनर्जीज बहुत क्लोज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से जंप कर पाते हैं यहाँ वहाँ। तो इलेक्ट्रॉन अगर बड़ी आसानी से एक शेल से दूसरी सब शेल में जंप कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में तो एक्सेप्शन केस आने ही आने हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इतनी सारी एक्सेप्शन यहाँ पर क्यों होती हैं, और इसके लिए भी +3 ज़्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनके लिए हैं। ठीक है, तो कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे देखिए ये F1 से F0 में जा रहा है तो ये खुश है। ठीक है, देन 1 सेकेंड में एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ, हाँ ये वाला टेबल। ठीक है, तो ये वाला टेबल जो आपके NCERT में दिया हुआ है, NCERT में जितने भी ये टेबल दिए होते हैं इनको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। इनमें क्या आपको मिल जाएंगी, जहां पर भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आपको इन टेबल में मिल जाएंगी, बस वो याद कर लेनी है आपने। ठीक है, चलिए तो डन किया जाए। अब इस पे प्रैक्टिस करनी है हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं, एंड उन क्वेश्चंस के साथ आपकी फिर अच्छे से बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। तो थ्योरी एक्चुअली इतनी डिटेल में हमने करनी नहीं थी, बट आई थॉट कि चलो एक बार थोड़ा सा मोमेंटम सा बिल्ड कर लेते हैं, क्वेश्चन के साथ ही मोमेंटम और अच्छे से चल पड़ेगा आगे। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन में मिलते हैं, क्वेश्चन फोड़ते हैं और फिर डन करते हैं। चलिए, कीप शेयरिंग, कीप स्प्रेडिंग द लव अबाउट कैनवस क्लासेस। ओके, बाय।